पश्चिम बंगाल और ओडिशा में महातूफान अम्फान ने दोनों राज्यों के शहरों की सूरत बिगाड़ दी है। तूफान आकर गुजर गया मगर अपने पीछे बर्बादी के निशान छोड़ गया। ऐसा तूफान जिसने बड़े बड़े दरख्तों को जड़ से उखाड़ दिया, ऐसा तूफान जिसने जमींदोज कर दिए मकान के मकान, ऐसा तूफान जिसके सामने पत्ते की तरह उड़ गई इमारतों की टील, ऐसा तूफान जिसने शहर में समंदर ला दिया, सड़कों पर सैलाब उमड़ आया, ऐसा तूफान जिसने एयरपोर्ट को पानी पानी कर दिया, तैरने लगे विमान, ऐसा तूफान जिसने पश्चिम बंगाल के कई शहरों की सूरत बिगाड़ के रख दी। चंद घंटों के लिए आया तूफान मगर शहर को बर्बादी के ऐसे निशान दे गया जो बहुत जल्दी नहीं भरेंगे। अम्फन तूफान आकर गुजर गया मगर छोड़ गया शहर को सिसकते हुए, तड़पते हुए। पश्चिम बंगाल अम्फन तूफान की मार से कराह रहा है। जो प्लेन कभी आकाश की ऊंचाई नापते थे वो पानी में तैर रहे हैं। कोलकाता एयरपोर्ट मानो किसी तालाब में तब्दील हो गया है। एयरपोर्ट की ओर जाने वाले रास्तों पर बर्बादी बिखरी हुई है। कोलकाता में बड़े बड़े दरख्त जड़ से उखड़कर धराशायी हैं। तूफान के आने के पहले तक कलकत्ता क्लब खूबसूरत दिखता था मगर तूफान आने के बाद यहां लगे सारे पेड़ धराशायी हुए और ये बदरंग हो गया। सैकड़ों की तादाद में पेड़ सड़कों पर पड़े हैं, रास्ते बंद हैं। पेड़ों को काटकर रास्ता खोलने की कोशिश में जुटे हैं एनडीआरएफ के जवान। पूरे शहर में रास्तों में पेड़ गिरा हुआ है और इस वक्त रास्ते में उतर के कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जो अफसर्स हैं वो इसको साफ करने की कोशिश कर रहे हैं और ये उनके लिए एक बहुत बड़ा चुनौती है। आप देख सकते हैं कितना बड़ा पेड़ है वो गिर चुका है यहाँ पे और हाथों से इसको हटाया जा रहा है। इस वक्त जो केएमसी के कर्मचारी हैं वो कोशिश में जुटे हुए हैं कि इसको साफ कर दिया जाए। कोई पेड़ किसी दुकान पर गिरा है, कोई किसी के मकान पर गिरा है, कोई पेड़ गरीबों के अरमान पर गिरा है और कोई किसी की जान पर गिरा है। दीघा, कोलकाता, 24 परगना और हावड़ा समेत कई जिलों में बर्बादी बनकर गुजरा था अम्फन तूफान। तेज हवाओं के साथ बेहिसाब बरसात ने शहर की सूरत ही बदल दी है। बिजली के खंभे टूट टूट कर रास्तों में पड़े हैं। शहर की बत्ती गुल है और शहर जैसा लग कहां रहा है, वो तो समंदर हो गया है। गाड़ियां पानी में तैर रही हैं, सड़क पर सैलाब उमड़ा है, घरों के भीतर लोगों के सामान पानी पानी है, बेहिसाब परेशानी है। हावड़ा की तस्वीरें हैं ये। टिकियापाड़ा रेलवे यार्ड पानी में डूबता उतराता दिख रहा है। हावड़ा की ही ये तस्वीरें दिलों को दरकाने वाली हैं। कहीं पेड़ गिरा तो कहीं घर जमींदोज हो गया है, कहीं पेड़ के नीचे दबकर किसी ने जान दे दी, कहीं घरों में घुस आए पानी को उलीचने की कोशिश कर रहे हैं लोग, तो कहीं घरों में तैर रहे हैं सारे सामान। शहर के सिसकने की ऐसी एक नहीं हजारों तस्वीरें हैं। अकेले बंगाल में 72 लोगों को ये तूफान लील गया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मृतकों के परिवार को 2 लाख की मदद का ऐलान किया है। 57 আর 15 72 জন নানাভাবে কাজ করে বা বিদ্যুতের তার পড়ে বা কোনোভাবে মারা গেছেন, বাড়ি পড়ে। তাদের পরিবারগুলোকে সমবেদনা জানাবার আমাদের কোনো ভাষা নেই। দুর্যোগ তো দুর্যোগই। मृतकों के परिवार की मदद से उन्हें कुछ राहत जरूर मिल जाएगी, लेकिन जिस तरह से अम्फन आया और तेज हवाओं ने कोरोना के इस संकट काल में बंगाल में बर्बादी मचाई वो दर्दनाक है। कोलकाता से इंद्रजीत कुंडू के साथ मनोज्ञा लोईवाल, दीघा, आज तक। प्रधानमंत्री मोदी कुछ ही देर बाद पश्चिम बंगाल में तूफान से हुए नुकसान का जायजा लेंगे। वो कुछ देर में विमान से बंगाल पहुंचने वाले हैं। पीएम मोदी के साथ
राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी हवाई सर्वे में मौजूद रहेंगी। प्रधानमंत्री कोलकाता के अलावा दक्षिण और उत्तर 24 परगना का दौरा करेंगे। ममता बनर्जी ने दरअसल कल ही प्रधानमंत्री मोदी से दौरा करने का आग्रह किया था। बंगाल सरकार के मुताबिक तूफान से बंगाल में 72 लोगों की मौत हुई है। बंगाल के बाद प्रधानमंत्री ओडिशा का भी रुख करेंगे। 1:30 बजे भुवनेश्वर के लिए प्रस्थान करेंगे। लेकिन ये तस्वीरें आप आज सुबह दिल्ली एयरपोर्ट की देख रहे हैं, जब प्रधानमंत्री बंगाल के लिए रवाना होने के वक्त यहां एयरपोर्ट पहुंचे और यहां से उन्होंने उड़ान भरी। कोविड-19 संक्रमण की वजह से बीते समय में प्रधानमंत्री के विदेश दौरे भी कैंसिल हुए और कहीं किसी अन्य राज्य का दौरा भी नहीं हुआ। तो ये संक्रमण के इस दौर में प्रधानमंत्री का पहला दौरा, जब वो दिल्ली से बाहर दूसरे राज्य का रुख कर रहे हैं। और कल ही ममता बनर्जी ने यह कहा था कि प्रधानमंत्री यहां पर आकर देखें कि सुपर साइक्लोन की वजह से कितना नुकसान हुआ है। महातूफान ने ओडिशा, बंगाल दोनों ही शहरों की सूरत बिगाड़ दी है। तूफान तो आकर गुजर गया, लेकिन अपने पीछे बर्बादी की कई निशान छोड़ गया है। 72 लोगों की मौत हुई है बंगाल में, जिस बात की जानकारी खुद मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने दी। ऐसा तूफान जिसने बड़े बड़े दरख्तों को जड़ से उखाड़ दिया, ऐसा तूफान जिसने जमींदोज कर दिए मकान के मकान, ऐसा तूफान जिसके सामने पत्ते की तरह उड़ गई इमारतों की टील, ऐसा तूफान जिसने शहर में समंदर ला दिया, सड़कों पर सैलाब उमड़ आया, ऐसा तूफान जिसने एयरपोर्ट को पानी पानी कर दिया, तैरने लगे विमान, ऐसा तूफान जिसने पश्चिम बंगाल के कई शहरों की सूरत बिगाड़ के रख दी। चंद घंटों के लिए आया तूफान, मगर शहर को बर्बादी के ऐसे निशान दे गया जो बहुत जल्दी नहीं भरेंगे। अम्फन तूफान आकर गुजर गया, मगर छोड़ गया शहर को सिसकते हुए, तड़पते हुए। पश्चिम बंगाल अम्फन तूफान की मार से कराह रहा है। जो प्लेन कभी आकाश की ऊंचाई नापते थे, वो पानी में तैर रहे हैं। कोलकाता एयरपोर्ट मानो किसी तालाब में तब्दील हो गया है। एयरपोर्ट की ओर जाने वाले रास्तों पर बर्बादी बिखरी हुई है। कोलकाता में बड़े बड़े दरख्त जड़ से उखड़कर धराशायी हैं। तूफान के आने के पहले तक कलकत्ता क्लब खूबसूरत दिखता था, मगर तूफान आने के बाद यहां लगे सारे पेड़ धराशायी हुए और ये बदरंग हो गया। सैकड़ों की तादाद में पेड़ सड़कों पर पड़े हैं, रास्ते बंद हैं। पेड़ों को काटकर रास्ता खोलने की कोशिश में जुटे हैं एनडीआरएफ के जवान। पूरे शहर में रास्तों में पेड़ गिरा हुआ है और इस वक्त रास्ते में उतर के कोलकाता म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन की जो अफसर्स हैं वो इसको साफ करने की कोशिश कर रहे हैं और ये उनके लिए एक बहुत बड़ा चुनौती है। आप देख सकते हैं कितना बड़ा पेड़ है वो गिर चुका है यहाँ पे और हाथों से इसको हटाया जा रहा है। इस वक्त जो केएमसी के कर्मचारी हैं वो कोशिश में जुटे हुए हैं कि इसको साफ कर दिया जाए। कोई पेड़ किसी दुकान पर गिरा है, कोई किसी के मकान पर गिरा है, कोई पेड़ गरीबों के अरमान पर गिरा है और कोई किसी की जान पर गिरा है। दीघा, कोलकाता 24 परगना और हावड़ा समेत कई जिलों में बर्बादी बनकर गुजरा था अम्फन तूफान। तेज हवाओं के साथ बेहिसाब बरसात ने शहर की सूरत ही बदल दी है। बिजली के खंभे टूट टूट कर रास्तों में पड़े हैं। शहर की बत्ती गुल है और शहर जैसा लग कहां रहा है, वो तो समंदर हो गया है। गाड़ियां पानी में तैर रही हैं, सड़क पर सैलाब उमड़ा है, घरों के भीतर लोगों के सामान पानी पानी है, बेहिसाब परेशानी है। हावड़ा की तस्वीरें हैं ये। टिकियापाड़ा रेलवे यार्ड पानी में डूबता उतराता दिख रहा है। हावड़ा की ही ये तस्वीरें दिलों को दरकाने वाली हैं। कहीं पेड़ गिरा तो कहीं घर जमींदोज हो गया है, कहीं पेड़ के नीचे दबकर किसी ने जान दे दी, कहीं घरों में घुस आए पानी को उलीचने की कोशिश कर रहे हैं लोग, तो कहीं घरों में तैर रहे हैं सारे सामान।
शहर के सिसकने की ऐसी एक नहीं हजारों तस्वीरें हैं। अकेले बंगाल में 72 लोगों को ये तूफान लील गया। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मृतकों के परिवार को 2 लाख की मदद का ऐलान किया है। 57 আর 15 72 জন নানাভাবে কাজ করে বা বিদ্যুতের তার পড়ে বা কোনোভাবে মারা গেছেন বাড়ি পড়ে, তাদের পরিবারগুলোকে সমবেদনা জানাবার আমাদের কোনো ভাষা নেই। দুর্যোগ তো দুর্যোগই। मृतकों के परिवार की मदद से उन्हें कुछ राहत जरूर मिल जाएगी, लेकिन जिस तरह से अम्फन आया और तेज हवाओं ने कोरोना के इस संकट काल में बंगाल में बर्बादी मचाई, वो दर्दनाक है। कोलकाता से इंद्रजीत कुंडू के साथ मनोज्ञा लोईवाल, दीघा, आज तक। तो ये पूरी रिपोर्ट हमने आपको दिखाई, लेकिन आइए अब आपको हम तस्वीरें दिखाते हैं कोलकाता एयरपोर्ट से, जहां पर पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मौजूद हैं और प्रधानमंत्री अब किसी भी क्षण वहां पहुंच सकते हैं, तो उनका भी वहां इंतजार हो रहा है। एयरपोर्ट पर आप ममता बनर्जी की ये तस्वीर देख रहे हैं। दिल्ली से रवाना हो चुके हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अब उन्हें पहुंचना है कोलकाता। तो उन्हें रिसीव करने के लिए कोलकाता एयरपोर्ट पर ममता बनर्जी मौजूद है। और बीते दिन हमने आपको कोलकाता एयरपोर्ट की तस्वीरें भी दिखाई थी कि तूफान के बाद वहां कैसी स्थिति है। हालांकि जब कोलकाता एयरपोर्ट के डायरेक्टर से बात हुई तो उनका यह कहना था कि एयरपोर्ट ऑपरेशनल है, ऐसी कोई समस्या भी नहीं है, लेकिन फिर भी जो नुकसान हुआ उसकी तस्वीरें देश के सामने थी। ममता बनर्जी ने कल ही ये कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी बंगाल आएं और देखें यहां पर कितना नुकसान हुआ है, इस नुकसान का आकलन करें और उसके बाद राज्य की जो भी मदद की जा सकती है संकट की इस घड़ी में, उस पर विचार किया जाए। तो तबाही अपने साथ ये तूफान लेकर आया। हालात इतने खराब हो चुके हैं कि आज खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पहुंच रहे हैं, लेकिन लॉकडाउन के दौरान प्रधानमंत्री का ये पहला दौरा है। चारों तरफ उखड़े पेड़, ढह गए घर, डूब गया एयरपोर्ट, लहरों का उफान। 110 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से आई हवाएं, साथ में पानी का सैलाब। तबाही की ऐसी तस्वीरें कई सालों के बाद देखने को मिली हैं। ओडिशा और पश्चिम बंगाल के शहरों में अम्फन ने जमकर कहर बरपाया है। हालात इतने गंभीर हैं कि खुद पीएम मोदी को राज्यों के दौरे के लिए निकलना पड़ा। लॉकडाउन के दौरान ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पहला दौरा है, जिसमें वो पश्चिम बंगाल के अलावा ओडिशा में हालातों का जायजा लेंगे। ममता बनर्जी ने नरेंद्र मोदी से बंगाल आने की अपील की थी, वहीं खुद पीएम ने पश्चिम बंगाल की पूरी मदद करने का भरोसा दिया है। बंगाल में तूफान से हुई तबाही की तस्वीरें देखी। पूरा देश मजबूती के साथ बंगाल के साथ खड़ा है। राज्य के लोगों की सलामती के लिए प्रार्थना कर रहा हूं। प्रभावितों की मदद में कोई कसर बाकी नहीं रखी जाएगी। खुद सीएम ममता बनर्जी ने माना कि पश्चिम बंगाल ने ऐसी तबाही कई सालों बाद देखी है। 2 सदी पहले इस तरह का तूफान पश्चिम बंगाल में आया था। तूफान की वजह से बंगाल में 72 लोगों की मौत हुई है। वहीं 5,500 घर तबाह हो गए। करीब 1 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है। तूफान के बाद का मंजर देखकर कोलकाता खौफ में है। हवाओं की रफ्तार गुजरते घंटों के साथ कम होती गई, लेकिन दिल और दिमाग के बीच कुछ बहुत तेजी से दौड़ रहा था। वो था डर और दहशत। तूफान चला गया, लेकिन अपने साथ ऐसे जख्म देकर गया है जिसे भरने में अभी वक्त लगेगा। आज तक ब्यूरो। बंगाल के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ओडिशा का भी दौरा करेंगे और वहां भी नुकसान का आकलन करेंगे। लेकिन बंगाल की खाड़ी से जो ये तूफान उठा, ओडिशा के भी 44 लाख लोगों की जिंदगी इससे प्रभावित हुई है। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने तूफान प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। राहत और बचाव कार्य वहां पर तेजी से चल रहा है। सबसे पहले रास्तों में गिरे पेड़ों को हटाने का काम जारी है।
बंगाल की खाड़ी से उठा तबाही का तूफान कुछ घंटों में उड़ीसा के तटीय इलाकों में ऐसे जख्म छोड़ गया जिसे भरने में वक्त लगेगा। अम्फन की आंधी ने उड़ीसा के करीब 44 लाख लोगों की जिंदगी पर असर डाला है। किसी का घर टूटा है, किसी की गाड़ी तो किसी की नाव। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने गुरुवार को नुकसान की भरपाई के लिए तूफान प्रभावित इलाकों का हवाई सर्वेक्षण किया। गृह मंत्री अमित शाह ने साइक्लोन से हुए नुकसान पर उड़ीसा के सीएम नवीन पटनायक से बात की। कैबिनेट सेक्रेटरी राजीव गौबा ने उड़ीसा में चक्रवाती तूफान के बाद हालात का जायजा लिया। हालांकि उड़ीसा में अम्फन 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से टकराया, लेकिन 5 जिलों में सबसे ज्यादा तबाही मचाई। ये जिले हैं केंद्रपाड़ा, जगत सिंहपुर, भद्रक, बालासोर और मयूरभंज। एनडीआरएफ तूफान गुजरने के बाद तेजी से राहत और बचाव कार्यों में जुटी है। जो अभी जो रेस्टोरेशन का काम है उसमें पहला काम हो रहा है कि रास्ते क्लियर किए जा रहे हैं। पेड़ जो गिरकर कटे पड़े हुए हैं उनको काटा जा रहा है, क्लियर किया जा रहा है ताकि रास्ते और आवागमन जो है शुरुआत हो सके। चक्रवाती तूफान की वजह से उड़ीसा में 3 लोगों की मौत हो गई। केंद्रपाड़ा में 57 साल की महिला की मौत हो गई। वहीं भद्रक जिले में एक नन्हे बच्चे की जान चली गई। बालासोर में तेज हवाओं की वजह से बिजली का खंभा गिरा और एक महिला की मौत हो गई। लेकिन दोनों का आंकड़ा अभी फाइनलाइज किया जा रहा है, वो फिर धीरे धीरे पब्लिक डोमेन में आएगा क्योंकि उसके लिए सर्वे करना पड़ता है। टीम भेजी जाती है, होम मिनिस्ट्री की टीम जाती है और सारे क्वायद किए जाते हैं। लेकिन फिलहाल ये कहा जा सकता है कि अपेक्षाकृत उड़ीसा में कम नुकसान। उड़ीसा में तूफान के साथ हुई मूसलाधार बारिश से खेती बाड़ी को भारी नुकसान पहुंचा है। बिजली सप्लाई को बहाल करने के लिए उड़ीसा सरकार ने कई अहम कदम उठाए हैं। तूफान की वजह से कम 34 लाख लोग बिजली गुम होने से परेशान हुए। हालांकि पोर्ट और रिफाइनरी को नुकसान नहीं हुआ। टेलीकॉम टावर तूफान के कहर से बच गए। जिंदगी का नाम है चलते जाना। तबाही के बाद उड़ीसा भी दोबारा उठ खड़े होने को तैयार है। मछुआरे ने मछली पकड़ने के लिए फिर से अपनी नावें तैयार करने में जुट गए हैं। सूफिया के साथ मनोज लोईवाल, आज तक। अब बात बस किराए को लेकर राजस्थान और यूपी में छिड़े विवाद की। राजस्थान ने कोटा में छात्रों के लिए बस भेजने के एवज में यूपी सरकार को खर्च का ब्यौरा भेज दिया, तो बीजेपी कह रही है कि मदद की असलियत आखिर सामने आ गई। राजस्थान सरकार ने यूपी की योगी सरकार को 36,36,664 रुपए का बिल भेज दिया है। बल्कि बिल तो पहले ही भेज दिया था। अब याद दिलाया जा रहा है कि भुगतान अभी तक नहीं हुआ, जल्दी कीजिए। मामला कोटा में फंसे यूपी के छात्रों को वापस भेजने में हुए खर्च का है। वैसे तो योगी सरकार ने सैकड़ों बसें कोटा भेजी थी, लेकिन कुछ बसें कम पड़ गई और सभी बसों में राजस्थान परिवहन निगम ने डीजल भी भरवाया था। अशोक गहलोत इसका सारा खर्च योगी सरकार से वसूलना चाहते हैं, लेकिन वसूली के नोटिस मिलने पर बीजेपी भड़क गई। राष्ट्रीय प्रवक्ता संबित पात्रा ने दनादन ट्वीट करने शुरू कर दिए। पहले ट्वीट में संबित पात्रा ने लिखा, कोटा में यूपी के 10,000 छात्र फंसे हुए थे। योगी सरकार ने 560 बसें भेजी उन्हें लाने के लिए। मालूम पड़ा 12,000 बच्चे हैं। यूपी सरकार ने राजस्थान सरकार से फतेहपुर झांसी सीमा तक 70 बसों की सहायता ली। प्रियंका वाड्रा जी की राजस्थान सरकार ने आज 36 लाख का बिल भेजा है। वाह मदद। पात्रा इतने पर ही नहीं रुके। एक चेक की फोटो डालकर उन्होंने फिर से ट्वीट किया, कोटा से उत्तर प्रदेश के छात्रों को वापस लाते समय यूपी की कुछ बसों को डीजल की आवश्यकता पड़ गई। दया छोड़िए, आधी रात को दफ्तर खुलवाकर
प्रियंका वाड्रा की राजस्थान सरकार ने यूपी सरकार से पहले 19 लाख रुपए लिए और उसके बाद बसों को रवाना होने दिया। वाह रे मदद। अब भड़कने की बारी कांग्रेस की थी। मोर्चा संभाला राजस्थान के परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास ने। उत्तर प्रदेश परिवहन निगम ने, जो इनके निदेशक है राजशेखर जी, उन्होंने पत्र लिखा और फोन पर बात करके रिक्वेस्ट की कि हमारी उत्तर प्रदेश की बसें स्टूडेंट को लेने के लिए कोटा गई हुई है, उनको डीजल की जरूरत है, तो आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि आप उनमें डीजल डलवा देना, डीजल का हम पेमेंट बाद में कर देंगे। बात में दम साबित करने के लिए राजस्थान सरकार ने यूपी के परिवहन विभाग की वो चिट्ठी भी मीडिया में जारी कर दी, जिसमें राजस्थान सरकार से खर्च का ब्यौरा मांगा गया था। ये चिट्ठी 27 अप्रैल को लिखी गई थी। गहलोत सरकार कह रही है कि हमने खर्च नहीं मांगा, लेकिन सिर्फ डीजल का पैसा मांगा है। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम ने उनको बसें भी उपलब्ध करा दी। स्टूडेंट आपके उत्तर प्रदेश पहुंच गए, वो स्टूडेंट थे और उसके लिए हमने कोई पैसा मांगा नहीं, आपके यहां से ही आया कि हमें डीजल डलवा दीजिए। तो ये जो परिवहन निगम दोनों आपस में एक दूसरे के डीजल डलवाते हैं तो एक दूसरे को पैसा देते हैं। दरअसल सारा फसाद यूपी से बैरंग लौटी कांग्रेस की बसों को लेकर है और इसमें मोहरा बनाया जा रहा है कोटा मामले को। कांग्रेस जताना चाहती है कि उसने छात्रों के लिए योगी सरकार की निस्वार्थ मदद की थी और यही काम मजदूरों के लिए करना चाहती है, लेकिन राजनीति के चलते योगी सरकार ने बसें लौटा दी। दूसरी तरफ बीजेपी ये जताना चाहती है कि कांग्रेस मदद के बहाने सिर्फ राजनीति खेल रही है और कोटा में पैसे लेकर की गई मदद को एहसान की तरह पेश कर रही है। जयपुर से शरद कुमार और लखनऊ से कुमार अभिषेक के साथ आज तक ब्यूरो। कोरोना संकट से देश में बने हालात को लेकर आज विपक्षी दलों की बड़ी बैठक होने वाली है। सोनिया गांधी की अगुवाई में होने वाली वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में 18 दलों के नेता शामिल हो रहे हैं। बैठक में कोरोना से निपटने और मजदूर संकट को लेकर मोदी सरकार के तौर तरीकों पर सवाल दागने की तैयारी है। सोनिया गांधी, राहुल गांधी और विपक्ष के दूसरे बड़े नेता अपने अपने तरीके से लॉकडाउन में होने वाली मुश्किलों और मजदूरों के पलायन को लेकर कई दिनों से सवाल उठा रहे हैं, लेकिन कोरोना संकट के दौर में आज पहली बार सारा विपक्ष एकजुट होकर मोदी सरकार के सामने आवाज बुलंद करेगा। आज दोपहर 3 बजे विपक्षी दलों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। सोनिया गांधी करेंगी विपक्षी बैठक की अगुवाई। बैठक में 18 पार्टियों के नेता होंगे शामिल। जाहिर है विपक्ष के किसी भी मंच पर अगर सोनिया होंगी तो कमान उन्हीं के हाथों में होगी, लेकिन उनके अलावा इस बैठक में कांग्रेस के गुलाम नबी आजाद और ए.के. एंटनी भी मौजूद रहेंगे। कांग्रेस नेताओं के अलावा बैठक में ममता भी रहेंगी, लेकिन वो थोड़ी देर बाद शामिल होंगी। बाकी नेताओं में उद्धव ठाकरे, शरद पवार, सीताराम येचुरी, हेमंत सोरेन, अजीत सिंह, एच.डी. देवगौड़ा और स्टालिन के नाम हैं। साथ ही नेशनल कॉन्फ्रेंस से फारूक या उमर अब्दुल्ला में से कोई शामिल हो सकता है। जो जिस प्रकार का एटीट्यूड इस सरकार का है, तो विपक्षी दलों को भी एक कुछ न कुछ एक राय मशवरा करके और एक मत जाना चाहिए कि देश का जो बहुमत है, जो कोई विपक्ष में है, वो उसकी आवाज क्या है, उसकी आवाज को भी सुनना चाहिए। बताया जा रहा है कि बैठक के दौरान मोदी सरकार को घेरने की जिम्मेदारी सीपीएम के सीताराम येचुरी को सौंपी गई है। येचुरी बाकी सभी विपक्षी दलों की ओर से जो साझा मांग मोदी सरकार के सामने रखने वाले हैं वो ये है, गरीबों के खाते में हर महीने 7,500 रुपए जमा किए जाएं, गरीबों को हर महीने 10 किलो अनाज 6 महीने तक दिया जाए, प्रवासी मजदूरों को घर तक मुफ्त में पहुंचाया जाए, श्रम कानून से जुड़े सभी बदलाव वापस लिए जाएं, फसल खरीदी और खाद बीज का तुरंत इंतजाम हो, कोरोना से ज्यादा प्रभावित राज्यों को फंड दिया जाए, सरकार का विरोध करने वालों को टारगेट करना बंद हो, जम्मू कश्मीर में गिरफ्तार किए गए लोगों की रिहाई हो। दिलचस्प ये है कि केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी इस विपक्षी बैठक से दूर रहेंगे। समाजवादी पार्टी और बीएसपी के भी शामिल होने के बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो एकजुटता भले ही न दिखे, लेकिन कांग्रेस समेत विपक्षी दल देश के सामने ये संदेश देने की भरपूर कोशिश करेंगे कि कोरोना संकट के दौर में गरीबों और मजदूरों की चिंता सरकार से ज्यादा उन्हें है। दिल्ली से पौलमी के साथ आज तक ब्यूरो।
पहले आंखें तरेरी, फिर हेलीकॉप्टर भेजकर डराने की कोशिश की और फिर भी जब बात नहीं बनी तो बातचीत के रास्ते पर आ गए। हम बात कर रहे हैं चीन की। गलवान नाला विवाद में दोनों देशों के बीच फील्ड कमांडर स्तर की बातचीत शुरू हो गई है। सरहद पर कभी अपने फौजी हेलीकॉप्टरों को तो कभी अपने सैनिकों को भेजकर भारत को उकसाने की कोशिश करने वाले चीन की अक्ल अब ठिकाने आ गई है। गलवान नाला विवाद में जब डराने के हथकंडों से काम नहीं चला तो चीन ने फील्ड कमांडर स्तर की बातचीत को मेज पर आने में ही भलाई समझी। तनाव खत्म करने के लिए दौलत ओल्डी बेग सेक्टर में फील्ड कमांडर स्तर की बातचीत शुरू हो चुकी है। दरअसल रणनीतिक रूप से अहम गालवान नाला क्षेत्र में पिछले कुछ समय से भारत सड़क निर्माण संबंधी कार्य कर रहा है, लेकिन चीन को ये चुभ रहा है। भारत को डराने के लिए पिछले दिनों उसने भारतीय पेट्रोलिंग पॉइंट तक हेलीकॉप्टर भेज दिए। हालांकि उसकी ये चाल भारत के सामने नहीं चली। देखिए, ये सिचुएशन थोड़ी अभी डेंजरस है। गलवान वैली जो है वो 1962 की लड़ाई में भी सबसे पहले जो स्कर्मिशेस या मुठभेड़ हुए थे वो गलवान वैली में ही शुरू हुए थे और अरुणाचल के साइड में शुरू हुए थे। गलवान वैली एक बहुत स्ट्रेटेजिक पॉइंट है भारत की फोर्सेस के लिए और चाइना हमेशा इसको इस एरिया से भारतीय फोर्सेस को पीछे धकेलने की कोशिश करता है। आधिकारिक सूत्रों के मुताबिक सैटेलाइट मॉनिटरिंग और खुफिया रिपोर्ट से पता चला है कि चीन ने अपनी फौज को लाने ले जाने और उनके लिए जरूरी साजो सामान की सप्लाई के लिए गालवान नदी के करीब भारतीय पेट्रोलिंग पॉइंट के निकट सड़कों का जाल बिछा रखा है। लेकिन जब सरहद की हिफाजत के लिए अपनी सीमा में भारत यही कर रहा है तो इसे इस पर आपत्ति हो रही है। सूत्रों के मुताबिक एलएसी पर चीन के नापाक गतिविधि बढ़ने की वजह से ही भारत को भी उस इलाके में सड़कों का नेटवर्क बेहतर करने पर मजबूर होना पड़ा है। हाल के दिनों में एलएसी पर चीन की हिमाकत बढ़ी है। 5 मई को लद्दाख के पेंगोंग झील क्षेत्र में भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प हो गई थी। पहली बार इस तरह की झड़प में दोनों देशों के सैनिक जख्मी भी हुए थे। इसी तरह की झड़प सिक्किम सेक्टर में नाथुला पास के पास भी हुई थी। हो सकता है कि ये एक्शंस चाहे वो लद्दाख में हो, चाहे भारत के अगेंस्ट हो, चाहे साउथ चाइना सी में जो उनकी इंक्रीजिंग नेवी की मूवमेंट्स हो रही हैं, ये सब एक्शंस जो हैं वो दुनिया और वर्ल्ड की पावर्स को का अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए है। बहरहाल तनाव को देखते हुए दोनों तरफ से इलाके में फौज की मौजूदगी बढ़ा दी गई है, लेकिन उम्मीद है बातचीत से तनाव हल्का हो जाएगा। भारतीय एजेंसियों के पास इस बात के पुख्ता सबूत हैं कि चीन ने अपने इलाके में सड़कों का जाल बिछा लिया है और चीनी सेना के हेलीकॉप्टर लगातार इस इलाके में गश्त करते नजर आते हैं। ऐसे में यही कहना होगा कि उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। लेकिन मौजूदा हालात में भारतीय एजेंसियों और सेना की कोशिश है कि इस मुद्दे को बातचीत से सुलझा लिया जाए। मंजीत नेगी, दिल्ली, आज तक।